तो कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोल है, चारकोल है, ये सब फॉर्म है कार्बन का, एलोट्रॉप है। तो फ्री स्टेट में भी कार्बन पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। ऑक्साइड्स के रूप में, कार्बोनेट्स के रूप में, फ्यूल्स के रूप में, जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसमें कार्बन पाया जाता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे प्लांट है, एनिमल है, जितना प्रोटीन, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब में कार्बन मौजूद रहता है। जितना ऊल, कॉटन, वुड, ये सब एनिमल या फिर प्लांट से प्राप्त होने वाली सामग्री है, उसमें कार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन और आर्टिफिशियली जो बनता है हाइड्रोकार्बन, और उसके जो यौगिक होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, कंपाउंड्स, उसमें कार्बन पाया जाता है। तो बहुत बड़ी संख्या में नेचर में कार्बन मौजूद है। कार्बन के यौगिकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, आर्टिफिशियली भी बन रहा है। पहली बार वोहलर ने लैब में यूरिया का सिंथेसिस किया था। तो वोहलर ने यूरिया का सिंथेसिस किया और उस यूरिया के सिंथेसिस के बाद ऑर्गेनिक जगत में एक चमत्कार माना जाने लगा और केमिस्ट्री की दुनिया में एक नई खोज हुई, और उसके बाद से लगातार कार्बनिक यौगिक का निर्माण होने लगा। उससे पहले तक वाइटल फोर्स थ्योरी काम कर रहा था, जो बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। बर्जीलियस वोहलर का गुरु था, उसने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया और उस थ्योरी में उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में ही बन सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बन सकता है। इसको कोई दैवी शक्ति ही बनाती है, मनुष्य इसको नहीं बना सकता है। लेकिन वोहलर के सिंथेसिस के बाद यूरिया का जो निर्माण हुआ, उसके बाद ये समाप्त हो गया। तो कार्बन के एलोट्रॉप की चर्चा मैंने किया अभी कि बहुत सारे रूपों में कार्बन पाया जाता है। तो कोई भी एलिमेंट, व्हाट इज एलोट्रॉप, अपर रूप क्या है? कोई भी एलिमेंट एक से भिन्न रूपों में पाया जाता है, इस घटना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। और वो जो डिफरेंट उसका स्वरूप होता है, उसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे डायमंड भी कार्बन है और ग्रेफाइट भी कार्बन है। डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, दोनों कार्बन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, और कोक भी कार्बन है, कार्बन ब्लैक भी कार्बन है। तो ये सारे क्या हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हैं। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स को मेनली दो भाग में हम बांटते हैं। एक भाग है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप, और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप। तो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप जो है, कार्बन का जो रवादार अपर रूप है, वो तीन प्रकार का होता है। मेनली तीन होता है उसमें, डायमंड, ग्रेफाइट और एक फ्लोरीन होता है। तो ये तीन, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होता है, ये तीनों क्रिस्टलाइन है। और कोक, कार्बन ब्लैक, चारकोल, ये जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन होता है, मीन्स इट इज एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का एमॉर्फस फॉर्म होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहता है। ऑल कार्बन अदर 4 कार्बन से अटैच्ड होने के कारण यह जो है बैड कंडक्टर और इंसुलेटर होता है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं होता है। ये काफ़ी हार्ड सब्सटेंस है, बॉन्ड लेंथ इसका 154 पिकोमीटर होता है। तो ये कार्बन का सबसे हार्ड, मीन्स दुनिया का अब तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है डायमंड। डायमंड
किसी भी पदार्थ का जो कठोरता है डायमंड की कठोरता उससे ज़्यादा है। डायमंड की कठोरता 10 होती है और बाकी चीज़ों का कम होता है। डायमंड से किसी भी चीज़ पे खरोंच लगाया जा सकता है। डायमंड का उपयोग जो होता है वो ग्लास कटिंग में होता है, ज्वेलरी में होता है। जो उच्च क्वालिटी का डायमंड होता है वो उसका उपयोग ज्वेलरी बनाने में होता है, और जो लो क्वालिटी का होता है उसका उपयोग क्या होता है, किस में होता है उसका उपयोग? लो क्वालिटी के डायमंड का उपयोग होता है ग्लास कटिंग में। जो ग्लास कटिंग करते हैं उस ग्लास के कटिंग करने में इसका उपयोग होता है। और इलेक्ट्रिक लैंप में होता है। जो पहले बल्ब होता था, बल्ब के फिलामेंट का टेम्परिंग होता था, उस पर डायमंड का पानी चढ़ाया जाता था। तो बहुत सारा उपयोग इसका है। अब ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है और हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होने के कारण ये सॉफ्ट होता है, इसमें पाई बॉन्ड मौजूद रहता है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड ग्रेफाइट इज़ वेरी सॉफ्ट। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने के कारण ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर, वी कैन से एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोड्स बनाने में होता है, लेड पेंसिल में होता है। जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वैसे मशीन में जो लगातार चलने वाला है वहाँ लुब्रिकेंट के रूप में होता है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में होता है। उसके बाद फ्लेरिन है। फ्लेरिन में ग्रेफाइट और डायमंड दोनों का जो प्रॉपर्टीज़ है वो मिक्स्ड होता है, थोड़ा थोड़ा दोनों का गुण होता है। यह न केवल कठोर हो, न बहुत ज़्यादा कठोर होता है, न बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मीडियम होता है। इसकी उपलब्धता बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए इसे क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है और कोई ज़्यादा इसका यूज नहीं होता है। तो नॉन क्रिस्टलाइन में कोक, कार्बन ब्लैक और चारकोल के बारे में हमने बताया कि ये 3 होता है। कोक 80% प्योर कार्बन होता है जो लेबोरेटरी में रिडक्शन के काम में आता है। कार्बन ब्लैक जो है फोटोकॉपी मशीन में और ढेर सारे प्रिंटिंग प्रेस में वो काजल जो है काजल बनाने में, शू पॉलिश बनाने में और बहुत सारे कामों में उपयोग में आता है। और चारकोल जो है उसमें बोन चारकोल, वुड चारकोल, ब्लड चारकोल, शुगर चारकोल, जिस चीज़ के जलने से चारकोल बना है उसका नाम होता है, और वो चारकोल जलाने के काम में ही आता है। बहुत जहाँ धुआं रहित मतलब स्मोकलेस फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। अब प्रश्न होता है, यहाँ से राइज होता है कि व्हाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों होता है? तो ग्रेफाइट मॉलिक्यूल जो है वह उसमें ईच कार्बन 3 अदर कार्बन से कंबाइन होता है हेक्सागोनल होने के कारण, और एक एक इलेक्ट्रॉन ईच कार्बन वो फ्री होता है, जिसके कारण वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, पाई बॉन्ड बनता है। इसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, और पाई बॉन्ड के कारण इसका इस्तेमाल जो है वो लुब्रिकेंट्स के रूप में होते हैं। जबकि डायमंड में 4 कार्बन जो है, प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, स्ट्रक्चर उसका टेट्राहेड्रल होता है। तो इसके कारण होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इट इज़ इंसुलेटर। यह जो है वो इंसुलेटर होता है, ये गुड कंडक्टर नहीं होता है। अब हम जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन को हम क्लासिफाई करते हैं, 2 भाग में क्लासिफाई करते हैं हाइड्रोकार्बन को। एक होता है
एसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है साइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड होता है जो ओपन चेन कंपाउंड होता है और साइक्लिक कंपाउंड होता है रिंग चेन कंपाउंड होता है। साइक्लिक कंपाउंड में वो चेन क्लोज होता है, बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं और खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। जो ओपन चेन कंपाउंड होता है, ओपन चेन कंपाउंड दो भाग में बांटा जाता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, नींद लग रही है क्या? नहीं। तो एक सैचुरेटेड कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ जो पूरी तरह से संतृप्त है। जैसे हम भोजन कर लिए और भोजन करने के बाद ऊपर से मिठाई उठाई खा लिए, लौंग इलायची खा लिए, तो पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, अब ऊपर से और कुछ नहीं खाया जा सकता है। एज सेम एज वहाँ क्या होता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बंधन होता है और चारों बंधन एक एक हाइड्रोजन ले लिया या कार्बन से जुड़ गया तो बाकी 3 जो खाली है या 2 खाली है उसमें हाइड्रोजन हो गया, तो वहाँ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। ऑल कार्बन मतलब ऑल द 4 बॉन्ड ऑफ कार्बन आर सिंगल। तो ऐसे कंपाउंड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं और ये हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाता है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, where n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन Cn। अगर n इक्वल टू 1 हो गया तो H2n CnH2n+2, तो इसमें क्या होगा, एक n बराबर 1 हो तो CH4 हो गया, n बराबर 2 हो तो C2H6 हो गया, n बराबर 3 हो तो C3H8 हो गया। इसके बीच CH2 का अंतर होता है 2 क्रमागत सदस्यों के बीच। ठीक है, CH2 का अंतर होता है। इसी तरह से एल्कीन होता है C2H4 फिर C3H6, उसमें जस्ट डबल होता है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। एल्कीन मीन्स डबल बॉन्डेड कंपाउंड, एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं और ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड होता है। ये इथीन होता है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, इस तरह से ये इसका नामकरण होता है। और एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड जिसमें C2H2 और C3H4, तीनों में एक सेम चीज़ है कि 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। 2 क्रमागत सदस्यों के द्रव्यमान के बीच 14 यूनिट का अंतर होता है, तो 14 ग्राम का या 14 यूनिफाइड मास का अंतर होता है। तो इसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जब भी कोई भी कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला होगी तो उसको होमोलोगस सीरीज कहेंगे। अगर मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल है, इस तरह से एक सीरीज है तो वो भी होमोलोगस सीरीज हो गया। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, प्रोपायोनल्डिहाइड है, तो वो भी होमोलोगस सीरीज हो गया। कोई भी ऐसी श्रृंखला जिसमें 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है होमोलोगस सीरीज कहलाता है। होमोलोगस सीरीज मीन्स द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in which two consequence compound have different by CH2, तो ये होमोलोगस सीरीज हो गया। इस तरह से अब अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड समझ गए। उसके बाद उधर है एसाइक्लिक कंपाउंड, ये एसाइक्लिक था, और साइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक कंपाउंड जो है वो बंद श्रृंखला वाला है, क्लोज्ड चेन कंपाउंड है। बताए हैं कि साइक्लिक को 2 भाग में बांटते हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मीन्स समचक्रीय, मीन्स द रिंग फॉर्म्ड बाय ओनली कार्बन। अगर रिंग सिर्फ कार्बन के द्वारा बना हुआ हो तो उसको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। अगर उस कार्बन चेन में, कार्बन की रिंग में
कोई दूसरा एलिमेंट आ गया बीच में, जैसे ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो उसको कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक दो तरह का, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक होता है जिसमें साइक्लो लग जाता है, साइक्लोप्रोपेन सबसे छोटा होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है उसमें एलिसाइक्लिक जो है सबसे छोटा एलिसाइक्लिक, सिंपलेस्ट, वो जैसे मीथेन है एल्केन में सिंपलेस्ट, उसी तरह से साइक्लोप्रोपेन मतलब 3 कार्बन बंद श्रृंखला में बंधा हुआ है, तीनों कार्बन के पास CH2 है, तो इसको हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। तो ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। इसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में मतलब होमोसाइक्लिक का दूसरा प्रकार है एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए 2 शर्तें हैं, एक शर्त है अल्टरनेट डबल बॉन्ड और दूसरा शर्त है 4n+2 रूल यानी हाकेल रूल जिसको कहते हैं, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड की संख्या इतनी होनी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन 4n+2 हो। अगर एक रिंग है तो 4n+2 n=1, वेयर n जो है नंबर ऑफ रिंग है, तो एक रिंग है तो 4n+2 में हो गया 6, n का मान 1 रखेंगे तो 4 × 1 4 हो गया, +2 6 हो गया। तो ये एक रिंग वाले के लिए 6। तो बेंजीन को लेते हैं, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तीनों मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गई, इसलिए ये सही है, ये और एरोमेटिक कंपाउंड है। इस तरह से होता है एरोमेटिक कंपाउंड। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है उसमें होता है फ्यूरॉन, पैरिडीन, ये सब जो है वो अगर n लग गया, फ्यूरॉन हो गया, पायरॉल हो गया, ये सब अलग कंपाउंड है जो हेट्रोसाइक्लिक कहलाता है। मतलब कार्बन चक्र में सिर्फ कार्बन नहीं है, कार्बन के अतिरिक्त भी कुछ कंबाइन किया हुआ है, तो इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन। फिर होगा इसका नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर के बाद फिर इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आइसोमेरिज्म है, होमोलोगस सीरीज पे तो चर्चा किए थे। एक आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? व्हाट इज आइसोमेरिज्म? इसको रहने देते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, बता दें आज ही, ठीक है। आइसोमेरिज्म होता है when an organic compound have same molecular formula but different structural formula, such type of compound is known as isomer, and this phenomena is known as isomerism। मतलब अगर कोई यौगिक 2 तरह के स्ट्रक्चरल फार्मूला को दर्शा रहा है, कोई एक मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी का एक है और उससे 2 तरह का स्ट्रक्चरल फार्मूला दर्शा रहा है वो, तो इसको हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। ये घटना आइसोमेरिज्म कहलाएगी और दोनों फार्मूला उसका आइसोमर कहलाएगा। जैसे हम लिखते हैं C2H5OH मीन्स इथाइल अल्कोहल, बोथ आइसोमर आर केमिकली डिफरेंट। ये इथाइल अल्कोहल है और दूसरा आइसोमर है डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3। दोनों में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो इसको हम कहते हैं डाई मिथाइल ईथर। तो ये डाई मिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल दोनों क्या है? आइसोमर है, और यह घटना आइसोमेरिज्म कहलाती है। अब आइसोमेरिज्म 2 तरह का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही आपको पढ़ना है, अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको पढ़ना नहीं है, 10 के सिलेबस में नहीं है।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? तो यह जो है संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यह जो है स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण होता है। ऐसे आइसोमेरिज्म को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इसको हम 6 भाग में बांटते हैं। पहला होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, या कह सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म। पहला हो गया चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तीसरा हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म, चौथा हो गया मेटामेरिज्म, पांचवा हो गया टॉटोमेरिज्म और छठा हो गया रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। अरे फिगर में तो उल्टा दिख रहा है, मेरिज्म, ठीक है। तो ये आइसोमेरिज्म है, इसको फ्लिप कर देते हैं। आइसोमेरिज्म 3 तरह का होता है। आइसोमेरिज्म 6 तरह का होता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म 6 तरह का होता है। और चलिए फिगर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। आइसोमेरिज्म में पहला बताए चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इसका जो चेन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इस तरह से है, ठीक है। 4-5 कार्बन एक चेन में हो गया। और यहाँ 3 कार्बन एक श्रृंखला में है और बाकी का 2 कार्बन जो है यहाँ नीचे आ गया। तो ये क्या हो गया? चेन आइसोमेरिज्म। क्योंकि कार्बन की संख्या उतनी ही है, हाइड्रोजन की संख्या भी उतनी ही है, सिर्फ चेन में अंतर है। एक स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच्ड चेन है, चेन में अंतर है। इसी तरह से दूसरा बताए थे पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है जिसमें कोई भी कंपाउंड है, यहाँ जैसे ब्यूटेनॉल है, ये ब्यूटेनॉल है, 4 कार्बन है, यहाँ अल्कोहल लगा हुआ है, ब्यूटेनॉल हो गया। अब दूसरा कंपाउंड है, इसमें भी 4 कार्बन है, सिर्फ अल्कोहल का पोजीशन पहले के बजाय दूसरे कार्बन पे है, तो ये हो गया ब्यूटेनॉल 2, ये हो गया ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 2, और ये हो गया सिंपली ब्यूटेनॉल। दोनों में डिफरेंस हुआ, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। ये घटना, ये दोनों पोजीशन आइसोमर हुआ, ठीक है। अब तीसरा है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है जिसमें क्या होता है कि ये बहुत बड़ा नहीं लेते हैं, छोटा ही लेते हैं। यहाँ C2H5OH इथाइल अल्कोहल हो गया, और दूसरा हो गया CH3OCH3। इसमें क्या है? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें भी है 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। लेकिन फंक्शनल ग्रुप इसमें अल्कोहल का है, इसमें ईथर का है, दोनों अलग अलग है, फंक्शनल ग्रुप हो गया। चौथा होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जैसे ईथर है तो इसके दोनों तरफ,
यहाँ पे C2H5 O C2H5 है, ठीक है। दोनों तरफ के हाइड्रोकार्बन पार्ट में से अब ये चेंज हो गया, अब एक हो गया CH3O और यहाँ C3H7, तो कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1, इसमें भी है, इसमें भी है। ये दोनों जो है मेटामर है। पांचवा होता है टॉटोमर, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? इसमें होता है कि बॉन्ड चेंज करता, जैसे यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड जो है यहाँ चेंज हो गया, जिस पोजीशन पे था वहाँ से ये चेंज कर गया, तो ये दोनों टॉटोमर है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बंधन है कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और फिर चेंज हो गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से जो है ये टॉटोमर हो गया, टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल हो गया। छठा जो है वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है, रिंग और चेन आइसोमेरिज्म, मतलब यहाँ पे रिंग भी है और चेन भी है। जैसे यहाँ लिखते हैं CH2 और ये त्रिभुज है CH2 CH2, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन होगा, ये साइक्लोप्रोपेन है। रिंग स्ट्रक्चर, रिंग कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक के अंदर एलिसाइक्लिक, अभी तुरंत बताए थे। और यहाँ इसी का दूसरा जो आइसोमर है वो क्या हो जाएगा? C3H6 है ना, तो C3H6 ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन, डबल बॉन्डेड कंपाउंड हो गया प्रोपेन। तो ये जो है इसी का स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं, 3 कार्बन, एक जगह डबल बॉन्ड, बाकी में हाइड्रोजन, ऐसे इसका 4 बंधन, इसका 4 बंधन पूरा हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 6 है, कार्बन की संख्या 3 है। तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अभी और बहुत कुछ सीखना है इसमें, तो नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।